सन्नाटा पसरा है क्योंकि आवाज़ का मतलब मौत है। गहरी गुफाओं से निकल आए हैं वो जो सांसों को भी सुन लेते हैं। उनसे बचकर रहना है तो होठों को सीलना होगा, जिंदा रहना है तो जीने के नए तरीकों को सीखना होगा। नेटक्लिप्स मूवी टाइम में आज मैं आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ द साइलेंस। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर हैं जॉन आर लियोनाटी। फिल्म में मुख्य भूमिका में कैरनन शिप्का, स्टैनली टूकी और मिरिंडा ऑटो हैं। पेंसिल्वेनिया में एक रिसर्च टीम जमीन के काफ़ी नीचे कुछ नई गुफाओं को डिस्कवर करती है। टीम अपनी खोज से बड़ी ही खुश थी, लेकिन ज़्यादा देर ये खुशी टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गुफा से बड़ी ही अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनगिनत संख्या में उड़ने वाले क्रीचर गुफा से बाहर निकले और इस टीम पर हमला कर दिया। अब कहानी में हमारा परिचय होता है एली नाम की एक लड़की से। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में एली अपने सुनने की क्षमता खो चुकी है, और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में हमेशा कुछ बदमाश लड़के होते हैं जो किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे ही कुछ शरारती लड़के इस कहानी में भी होते हैं। लेकिन एली को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एली के डैड ह्यू और मोम केली जरूर इससे कभी कभी दुखी हो जाते हैं। एली के घर पर उसके मोम डैड के अलावा उसकी ग्रैंडमा लीन, भाई जूड और एक पालतू कुत्ता ऑटिस भी हैं। एली का एक दोस्त है रॉब, जो उसकी काफ़ी फिक्र करता है, और वो एली से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख लेता है। रॉब मन ही मन एली को पसंद भी करता है। अब जो भी है, एली अपनी ज़िंदगी में खुश है, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। उसके परिवार के सभी लोग साइन लैंग्वेज में उससे बात करते हैं। रात में सोने से पहले रॉब से चैट करती है तो रॉब उसे एक वीडियो क्लिप सेंड करता है जिसमें बड़े बड़े पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ रहा था। इसी समय एली के डैड वहाँ आ जाते हैं और उससे स्कूल के बारे में कुछ पूछते हैं कि सब ठीक तो है। एली उनको भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद एली सो जाती है। रात के 3 बजे अचानक एली की मोम उसे जगाती है और कहती है कि उठ जाओ, यहाँ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। एली के डैड ह्यू का एक दोस्त ग्लेन भी वहाँ उनके घर आ जाता है। अब ये सभी लोग टीवी चालू करते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर बड़ी ही डरावनी तस्वीरें आ रही थी, खून से लथपथ लाशें ही लाशें। टीवी पर ही ये लोग एक वायरल वीडियो देखते हैं जिसमें कोई औरत एक कागज़ पर मैसेज लिखकर दिखा रही थी। मैसेज था डोंट मेक नॉइज। उसके थोड़ी देर बाद टीवी पर ही बताया जाता है कि जमीन के नीचे किसी गुफा के खुल जाने से कोई अननोन स्पीसीज बाहर निकल आई है। चमगादड़ की तरह दिखने वाले इन जीवों को वेस्प नाम दिया जाता है। साथ ही सबको हिदायत दी जाती है कि कोई भी शोर ना करे और अपने घर की खिड़की दरवाजों को बंद करके रखे। ह्यू सभी से अपने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखने को कहता है। एली कहती है कि शहर बहुत नॉइजी है, इसलिए अच्छा होगा कि हम शहर से दूर किसी शांत जगह पर चले जाएं। सबको उसकी बात सही लगती है। वो सुबह जल्दी ही 2 गाड़ियों से यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ह्यू का दोस्त ग्लेन सेफ्टी के नज़रिए से एक बंदूक भी अपने साथ रख लेता है। एली कार में बैठने के बाद रॉब से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रॉब जवाब देता है कि वो नहीं आ सकता क्योंकि उसके मॉम डैड यहीं रुकना चाहते हैं। रॉब उसे इसी तरह टच में रहने के लिए कहता है। इसी बीच हम एक मेट्रो ट्रेन देखते हैं जो एक जगह रुकी हुई थी, जिसमें बहुत से पैसेंजर डरे हुए चुपचाप बैठे थे। लेकिन तभी उस ट्रेन में एक नवजात बच्चा रोने लगा। सभी लोग चाहते थे कि उस नवजात की माँ उस बच्चे को मेट्रो के बाहर छोड़ आए, लेकिन कोई माँ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। वह सबसे भीख मांगती है, लेकिन एक उस नवजात के कारण सभी लोग क्यों अपनी जान जोखिम में डालते। आखिर वो माँ खुद ही अपने बच्चे को लेकर मेट्रो से बाहर चली जाती है। बच्चा अब भी रो रहा था और जिसका डर था वही हुआ। यहाँ तक हम समझ जाते हैं कि धरती के नीचे अंधेरी दुनिया से निकले ये जीव कुछ भी देख नहीं सकते, लेकिन हल्की से हल्की आवाज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। उधर गैस स्टेशन पर एक आदमी ह्यू की कार को लूटने की कोशिश करता है, जिसे ग्लेन शूट कर देता है। ये लोग यहाँ से आगे निकलते हैं तो ट्रैफिक की वजह से रास्ते पूरे जाम होते हैं। ये कच्चा रास्ता पकड़ लेते हैं। थोड़ी दूर जाने पर हिरणों का एक झुंड उनके सामने आ जाता है और ग्लेन की गाड़ी रास्ते से उतरकर पलटी खा जाती है। ग्लेन जिंदा तो बच गया था, लेकिन गाड़ी में बुरी तरह फंस गया था। ह्यू उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। ग्लेन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से ह्यू का परिवार मुसीबत में फंस जाए, इसलिए वह किसी तरह ह्यू को वहाँ से आगे बढ़ जाने के लिए तैयार कर लेता है। ह्यू जब अपनी गाड़ी में आता है तब उनका कुत्ता आर्टिस अचानक भौंकना शुरू कर देता है। एली कुछ सेंस करके गाड़ी के इंजन को बंद करने को कहती है, लेकिन आर्टिस को कैसे चुप करें। तभी उन पर वेस्प का हमला हो जाता है और ऐसी कंडीशन में ग्लेन अपने दोस्त के परिवार को बचाने के लिए गन फायर करता है ताकि वेस्प उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और ऐसा ही होता है। वो वेस्प ग्लेन पर हमला कर देते हैं, लेकिन इधर आर्टिस अब भी भौंके जा रहा था, इसलिए ह्यू अपने दिल को मजबूत करके उसे गाड़ी से बाहर निकाल देता है। ऑर्टिस के लिए सभी दुखी हैं,
लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए ये कुर्बानी ज़रूरी थी। अब ये लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन निकलने से पहले ह्यू ग्लेन की गाड़ी को आग लगाकर ग्लेन का एक तरह से अंतिम संस्कार कर देता है। अब अंधेरा हो गया था। ह्यू और उसके परिवार को एक घर दिखाई देता है जिसके चारों ओर फेंसिंग लगी होती है। वो भीतर जाने का रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत बंदूक लेकर घर से बाहर निकल आती है। उसे अब तक शायद इन वेस्प के बारे में जानकारी नहीं थी। उसकी आवाज़ सुनकर वेस्प उस पर टूट पड़ते हैं और सलीके से अपना परिचय उसे दे देते हैं। अब ये घर बिल्कुल खाली था, लेकिन फेंस पर ताला लगा था। आवाज़ का मतलब मौत था, इसलिए ह्यू ड्रेनेज पाइप से फेंस को पार करके अंदर जाता है। फिर बाकी लोगों को आने को कहता है। जूड, एली, लिन और सबके पीछे केली उस पाइप में जाने लगती है, लेकिन तभी एक रेटल स्नेक उनके सामने आ जाता है जो तेज साउंड करने लगता है। वेस्प उसका काम तमाम कर देते हैं, लेकिन पाइप में सबसे आखिर में घुसती हुई केली पर भी वो हमला कर देते हैं। इसी समय ह्यू वहीं खड़े वुड क्रैशर को चालू कर देता है। उसकी आवाज़ सुन सारे वेस्प उस क्रैशर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वेस्प को नहीं पता था कि हर आवाज़ शिकार की नहीं होती। धरती पर रहने के लिए कभी कभी आंखों की जरूरत होती है। सारे वेस्प उस मौत के कुएं में कूद गए। इस प्रकार ये सभी लोग बचकर घर में आ गए, लेकिन एली की मोम केली के पैर पर वेस्प के काटने की वजह से जख्म हो गया था। ये लोग उस जख्म पर पट्टी करते हैं और केली एक बार फिर रॉब से कांटेक्ट करती है। रॉब ने बताया कि उसके मॉम और डैड वेस्प का शिकार बन चुके थे। एली रॉब को अपने पास आने को बोलती है, लेकिन तब तक नेटवर्क चला जाता है। केली के घाव में इंफेक्शन बढ़ने लगता है। उसे एंटीबायोटिक की तुरंत ज़रूरत होती है। इसके लिए ह्यू और एली एंटीबायोटिक मेडिसिन ढूंढने के लिए घर से बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि शहर वीरान हो चुका था, जैसे कोई इंसान ही नहीं बचा था वहाँ। ये दोनों एक स्टोर के भीतर जाते हैं और किस्मत से इन्हें दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन तभी एली देखती है कि वहाँ आधी खाई हुई लाशें पड़ी थी और उनके भीतर अंडे थे। ये अंडे वेस्प के ही थे और तभी वहाँ वेस्प आ जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं और अपना दिमाग लगाकर ये फायर सेंसर को एक्टिवेट कर देते हैं। वेस्प का ध्यान भटक गया और ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। बाहर उन्हें एक आदमी रोकता है जिसने प्रिस्ट टाइप के कपड़े पहने थे। वो कागज़ पर लिखकर इन्हें अपना ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता देता है, लेकिन ये लोग उसे मना करके घर वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे सभी सर्विसेज बंद होने लगी थी। इंटरनेट भी रुक रुक के चालू होता था। एक ही टीवी स्टेशन चालू था, वो भी बस कभी कभी चलता था। लास्ट न्यूज़ के हिसाब से वेस्प को ठंड बर्दाश्त नहीं होती और इस वजह से आर्कटिक सर्किल में अब भी लोग इनके हमले से बचे हैं। थोड़ी देर बाद वही आदमी जो आज इन्हें स्टोर के पास मिला था उनके घर के बाहर आकर खड़ा होता है। उसके साथ उसके और भी साथी थे। वो सभी अजीब थे और न जाने क्यों वो मुस्कुरा रहे थे। ह्यू बाहर आता है तो फिर वो कागज़ पर लिखकर उन्हें अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है। ह्यू भी उसे लिखकर कह देता है कि हमें अकेला छोड़ दो। इस पर वो पृष्ठ लिखता है कि द गर्ल इज़ फर्टाइल, मतलब इनको एली चाहिए और ये सब किसी कल्ट के मेंबर हैं। ये पृष्ठ टाइप आदमी शायद इनका मुखिया है। इस पर ह्यू का पारा चढ़ जाता है और वो बंदूक उठा लेता है। इस बार ये लोग वापस लौट जाते हैं। रात हो गई थी। एली फिर एक बार रोब से कांटेक्ट करती है। रोब उसे कहता है कि नॉर्थ में अब भी सर्वाइवर्स हैं और वो लोग वहीं जा रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट बंद हो जाता है। सभी लोग सो रहे थे कि कुछ आवाज़ सुन ह्यू जाग जाता है। वो केली को उठाता है और दरवाजे के बाहर देखता है। वहाँ एक बच्ची होती है। वो मदद करने के इरादे से उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उसकी जीभ कटी हुई है तो वो समझ जाते हैं कि इसे उसी पृष्ठ ने भेजा है। उसके शरीर पर कई सारे मोबाइल बंधे थे जो अब रिंग होना चालू हो गए थे और इन मोबाइल की आवाज़ सुनकर वेस्प इस घर पर टूट पड़े। इन लोगों ने जल्दी ही इन सभी मोबाइल्स को उस लड़की की बॉडी से अलग करके पानी में डाल दिया, लेकिन कल्ट के लोगों ने खिड़कियों पर भी मोबाइल चिपका दिए थे जो सब रिंग होने लगे। इधर ह्यू वेस्प को भीतर आने से रोक रहा था और उधर कुछ नकाबपोश घर में घुस गए और एली को उठाकर ले गए। उन्होंने केली को जख्मी कर दिया था। तब एली की ग्रैंडमा लीन उन नकाबपोशों के पीछे दौड़ चली। उसने उनको नीचे गिरा लिया, लेकिन वो अकेली बूढ़ी कब तक उनका मुकाबला करती। आखिर अपनी पोती को बचाने के लिए वो जोर से चीखी, जो कि वेस्प उसके साथ इन नकाबपोशों को भी खत्म कर दे। वेस्प ने ग्रैंडमा की इच्छा को तुरंत पूरा कर दिया, लेकिन तब तक प्रिस्ट कुछ और साथियों के साथ वहां आ गया और एली को अपने कब्जे में ले लिया। ग्रैनी लिन की कुर्बानी ने परिवार के लोगों को गुस्से से भर दिया था। वो कल्ट के लोगों पर बुरी तरह टूट पड़े और तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने आखिरी कल्ट मेंबर को नहीं मार दिया था। कहानी के आखिरी पड़ाव पर देवियों और सजनों, अगर आपको आज की फिल्म का ये नरेशन पसंद आया तो आपसे इस वीडियो को लाइक करने की उम्मीद रखता हूँ। लाइक ज़रूर करें।
अगली कड़ी में आपके लिए एक ज़बरदस्त फिल्म पैसिफिक रिम को नरेट करूंगा, जो कि एलियंस पर आधारित एक साइंस फिक्शन फिल्म है। मुझसे जुड़े रहने के लिए नेटक्लिप्स मूवी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की महिमा तो आप जानते ही हो। आगे हम देखते हैं कि एली का परिवार नॉर्थ में रिफ्यूजी कैंप तक पहुंच गया था और एली को रॉब भी वहां मिल गया था। जो लोग जिंदा हैं उन्होंने डीप साइलेंस को अडॉप्ट कर लिया है। फिल्म के अंत में एली और रॉब को हम वेस्प का शिकार करते हुए देखते हैं। इस फिल्म का ऐसा अंत सुनकर कुछ सवाल आपके मन में जरूर उभरे होंगे। अगर हाँ तो आप कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा शांत करने की पूरी कोशिश करूंगा। जाते जाते अगर आप टाइम लैप्सिंग कॉन्सेप्ट पसंद करते हैं तो आपको टाइम ट्रैप फिल्म का नरेशन सजेस्ट करूंगा। चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको इसका नरेशन मिल जाएगा। आपके लिए शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और फिल्म के बेहतरीन नरेशन के साथ। गुड बाय, जय हिंद।